नए चैप्टर के साथ। नया चैप्टर है, क्या है भाई नया चैप्टर? कैपिटल कह रहे थे आप। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब सर जितना पैसा हमने उधार दिया है हमें उस पर ना कितना खर्चा पड़ रहा है उसका, वो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की लागत। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक फर्म को मस्ट अर्न है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक फर्म को अवश्य कमानी चाहिए। हेलो। यस। हाँ जी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक फर्म को अवश्य कमानी चाहिए अपने सप्लायर ऑफ फंड्स को पे करने के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक फर्म को अवश्य कमानी चाहिए अपने सोर्सेज ऑफ सप्लायर या सप्लायर ऑफ फंड्स हैं उनको पे करने के लिए। समझ में आई बात यहां तक कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग पता लगा कि वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक फर्म को अवश्य ही कमानी चाहिए अपने सप्लायर ऑफ फंड्स को पे करने के लिए। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कुछ नाम बन जाएंगे इसी से ही। सबसे पहला नाम तो यही बन गया, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। दूसरी इसको टारगेट रिटर्न भी बोलते हैं बच्चों। तीसरा है हर्डल रेट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक फर्म को अवश्य कमानी चाहिए अपने सप्लायर ऑफ फंड्स को पे करने के लिए। इसको हम मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, टारगेट रिटर्न भी कहते हैं, हर्डल रेट भी कहते हैं। चौथा नाम इसको मैं आपको दे दूं, इसको स्टैंडर्ड रेट भी कहते हैं। समझ में आई यहां तक? हाँ जी। यस सर। Cost of capital is the minimum rate of return which a firm must earn to pay the supplier of funds. अपने supplier of funds को पे करने के लिए एक फर्म को जितना मिनिमम कमाना चाहिए वो कहलाता है हमारी पूंजी की लागत या कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके अनदर नेम क्या है? मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, टारगेट रिटर्न, हर्डल रेट और स्टैंडर्ड रेट। ठीक है। उसके बाद कहानी आती है कि इससे ना कुछ रिस्क जुड़ कनेक्टेड होते हैं, कुछ रिस्क इससे कनेक्टेड होते हैं। इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसके जुड़े हुए हैं? सबसे पहले बिजनेस रिस्क क्या होता है बच्चों? हाँ जी। सर जो ऑपरेशनल रिस्क होते हैं वो। बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? इज एनीथिंग दैट थ्रेटन्स कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स फाइनेंशियल गोल। कहने का मतलब है एक ऐसा रिस्क, ठीक है, इज एनीथिंग विथ दैट थ्रेटन्स जो चेतावनी देता है अ कंपनीज ability to achieve its financial goal।
बिजनेस रिस्क क्या होता है? ऐसा कुछ भी जो आपको क्या कहता है, डराता है या फिर अपने मार्ग में ऑब्स्टेकल्स बनता है कंपनी की एबिलिटी को, कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स फाइनेंशियल गोल, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में जो ऑब्स्टेकल्स और बाधाएं आती हैं कंपनी की एबिलिटी में, वो कहलाता है बिजनेस रिस्क। ठीक है, आगे आते हैं कुछ थोड़े से टाइप्स ऑफ रिस्क। पहला आता है जी हमारा स्ट्रेटजिक रिस्क, जो स्ट्रेटजी की वजह से पैदा हो। स्ट्रेटजिक रिस्क, ठीक है, जब हमारा बिजनेस, ठीक है, डजंट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्लान, ठीक है। स्ट्रेटजिक रिस्क वो रिस्क होता है जब हमारा बिजनेस हमारी स्ट्रेटजी या बिजनेस मॉडल या प्लान के मुताबिक ऑपरेट ना हो, तो वो कहलाता है स्ट्रेटजिक रिस्क। ठीक है, दूसरा होता है जी कंप्लायंस। कंप्लायंस रिस्क कौन सा होता है? ये इंडस्ट्रीज में राइज होता है। ऐसी इंडस्ट्री जो हाईली रेगुलेटेड है, जैसे वाइन इंडस्ट्री। ठीक है, जो कंप्लायंस रिस्क है वो कहाँ राइज होता है? इंडस्ट्रीज में राइज होता है। ये ऐसी इंडस्ट्री जो हाईली रेगुलेटेड होती है, जैसे वाइन इंडस्ट्री। ठीक है, फिर आता है ऑपरेशनल रिस्क। ये कौन सा होता है भाई? कंप्लायंस वाला बताना। जो इंडस्ट्रीज में राइज होता है, ऐसी इंडस्ट्री जो हाईली रेगुलेट होती है, जिनको रेगुलेट करना सरकार के द्वारा जरूरी होता है, जैसे वाइन इंडस्ट्री। सर वाइन इंडस्ट्री ये कंपल्सरी होती है गवर्नमेंट के लिए रेगुलेट करना? वाइन इंडस्ट्री गवर्नमेंट के रेगुलेशन में तो आएगी ही आएगी ना। अब वाइन, मेरी बात सुनिए, वाइन एक ऐसी चीज है जो है तो बुरी। अब लोग उसमें फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं? नकली बना लेते हैं। अब जो चीज आपने 100 रुपए में तैयार होनी है, वो बिकनी 500 रुपए में है, और उसी को भी फिर भी आप सोचो कि यार 10 से 20 रुपए में तैयार हो जाए, गंदा केमिकल डाल के या कैप्सूल डाल के तैयार कर लो, और फिर उसको 500 रुपए में बेचो। क्या इनका रेगुलेशन या मॉनिटरिंग जरूरी है या नहीं है? यस सर। बस फिर तेरे भी गोले बन गए, गोले जाएंगे नहीं यहाँ से। हाँ जी, ऑपरेशनल रिस्क कौन सा होता है? वो तो जो मतलब कि फर्म को चलाने से रिलेटेड, जैसे रॉ मटेरियल की पीछे सप्लाई नहीं आ रही पीछे से, या कोई डे टू रोना डे का। ऑपरेशंस ऑफ ए कंपनी फेल टू परफॉर्म। जब अपने डेली रूटीन के जो अपने क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेशन से जब वही परफॉर्म करने में फेल हो जाए हम लोग, तो वो ऑपरेशनल रिस्क होता है। अब एक आता है, इस नाम से ही आप लोग पता लग जाएगा और आप लोग बताओगे, रेपुटेशनल रिस्क कौन सा होता है? कंपनी की रेपुटेशन पे बनना है। जब कुछ निकम्मे लोग भर्ती हो जाए, मान लीजिए, ठीक है, वो हमारे प्रोडक्ट को किसी तरह से अपने फायदा के लिए खराब कर दें, इससे कंपनी की रेपुटेशन पे क्या पड़ेगा?
जब हम लोग लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाते, जब हम लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप नहीं मेंटेन कर पाते, ठीक है, तो वो हमारा, इससे हमारी रेपुटेशन पे क्या होता है बच्चों, एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, तो वो रेपुटेशनल रिस्क हो जाएगा। ठीक है, एक आता है भैया फाइनेंशियल, ये कौन सा रिस्क होता है? जो चल रहा है कोरोना के बाद अब तक। पैसे का रिस्क, कौन सा रिस्क? पैसे का। हाँ जी, पैसों का रिस्क, रुपयों का रिस्क, मनी का रिस्क, लूजिंग मनी। ठीक है, ये 5 तरह के रिस्क मैंने बता दिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हमारे जुड़ते हैं जाके। ठीक है, वैसे कंप्लायंस का मतलब क्या निकला? कंप्लायंस का भैया हिंदी मीनिंग अभी हम आपको देख के बता देते हैं, क्योंकि हिंदी मीनिंग में हमें भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। 1 मिनट अभी बता देते हैं, जस्ट सेकंड। अरे लेट हो के ना फिर याद रह जाता है। स्ट्रेटेजी के कारण, ऑपरेशन के कारण, रेपुटेशन के कारण, फाइनेंस के कारण, ये कंप्लायंस मतलब याद सा नहीं होएगा फिर। कंप्लायंस होता है भैया इजाजत, पालन, सम्मति, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कर लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है सर, ये रिस्क क्या हुआ फिर? अब जैसे वाइन इंडस्ट्री है, कैन यू, जैसे यार आप तो पंजाबी हो, पंजाब में रहते हो, सीधी सी बात है, जब घर की शराब निकालते हैं हम लोग, ठीक है, जब कोई घर की शराब घर पे निकालता है, वो क्या है, अवैध है ना। ठीक है, तो अब आप बताओ कि जो इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री चल रही होगी, ठीक है, उस पे गवर्नमेंट का रेगुलेशन जरूरी होगा या नहीं होगा? होगा। बस फिर अगर अवैध चल रही है तो छापामारी और बंद। ठीक है, हाँ जी, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग आपको बता दिया। ठीक है, अब एक एक करके मीनिंग। मेरे को इसके मीनिंग में थोड़ा डाउट है। कौन से में? इसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है, जो कैपिटल हम लोग यूज करते हैं उसके ऊपर पे होने वाले खर्चे जो होते हैं उसको कॉस्ट नहीं बोलते हैं क्या? नहीं। अब यहाँ पे जो आप कॉस्ट पढ़ रहे हैं ना जी, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं जो पैसा उधार लिया है। मैं भी तो वही बोल रही हूँ, जो सोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, हाँ, फाइनेंशियल सोर्सेज जो यूज कर रहे हैं, उस उसके पे जो बदले में चार्जेस हमें पे जो करते हैं पे वो करना कॉस्ट पड़ता है, उसके बदले में हमें जो पे करना पड़ता है वही तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। बट बिफोर दैट आपने कुछ और बोला था। मेरी बात सुनिए, मैं वो भी बोलता हूँ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है? वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न होती है जो एक फर्म को अवश्य कमानी चाहिए अपने सप्लायर ऑफ फंड्स को पे करने के लिए। ओके। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या? वो पैसा, कम से कम पैसा जो आपकी कंपनी को अपने सप्लायर ऑफ फंड्स को पे करने के लिए जरूरी है देना, उतना पैसा हमें कम से कम कमाना ही हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। टाइप्स ऑफ कॉस्ट, नाम लिखता जाऊंगा, बताते जाना भैया। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? इम्प्लिसिट कौन सी होती है? एवरेज कॉस्ट कौन सी होती है? मार्जिनल कॉस्ट कौन सी होती है? पर यूनिट कॉस्ट। ठीक है, फ्यूचर कॉस्ट कौन सी होती है? चलो पहले इनके पांचों के बारे में बात करते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? जो
आउटसाइड द बिजनेस पे करनी पड़ती है। बाहर के लोगों को जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है हमें, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है जो खुद की दुख दर्द मेहनत की वजह से अपने खुद के सोर्सेज की कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? एक यूनिट कम या ज्यादा यूज करो, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो चेंज क्या कहलाएगा? मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। फ्यूचर कॉस्ट जो फ्यूचर में पे करनी है। ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो बाहर के सोर्सेज को हम लोग पे करते हैं, आउटसाइड द बिजनेस पे करते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट जो खुद के सोर्सेज की या खुद की मेहनत की जो कॉस्ट है। इम्प्लिसिट कॉस्ट का कोई एग्जांपल दे सकते हो? मैं देती हूँ। जरूर दो जी। जैसे मान लो कि मेरा गोडाउन है ना, तो मैंने गोडाउन अगर तो रेंट पे लिया तो आई हैव टू पे रेंट फॉर दैट, है ना। और अगर मेरा यो। खुद का ही गोडाउन है, खुद का ही है, तो इसका मतलब है इम्प्लिसिट कॉस्ट आ जाएगी वो, कि मुझे बाहर नहीं पे करना पड़ेगा उसका कुछ भी ना, रेंट वगैरह जैसे एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, एक और इसमें एग्जांपल बन सर ये सकता है। नहीं बोल सकते इफ वी हैव यूज आवर ओन मनी फ्रॉम बैंक, जैसे हम बैंक में रखे तो उस पे इंटरेस्ट ले सकते हैं, बट अगर हमने वो पैसा बिजनेस में यूज कर लिया तो उसकी जो मतलब वो उसके ऊपर चार्जेस हमें मिलने थे वो नहीं मिलेंगे ना। तो वो भी एक तरह पता से क्या? कॉस्ट है अपना ही रिसोर्स यूज करने का। नहीं, वो भी ठीक है, बट हम क्या करते हैं आपको भी पता है, हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहते हैं? सेपरेट एंटिटी। यस सर। ठीक है। आप अगर बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आप ये समझ के लगाओगे कि बिजनेस से पैसा उधार दिया है हम लोगों ने, वहां से बिजनेस से पैसा निकालने की कोशिश जरूर करोगे आप लोग। हाँ जी सर। ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने घर पे ही कोई चीज प्रोडक्ट बनाने का काम शुरू कर लिया, ठीक है, और मैंने मेरी फैमिली को ही बीच में काम पे लगा लिया। अब अगर वो कहीं और काम करके आते तो बाहर से कुछ ना कुछ अर्न करके लाते। ठीक है। अब खुद उनकी ही जो मैनेजर कॉस्ट की है वो तो पोस्ट पे लग गई इम्प्लिसिट है है ना। ऐसे करके। हाँ, जैसे मान लो मेरे घर की कॉस्ट भी लगा लो, आपने गोडाउन का एग्जांपल बताया था। हाँ जी। एवरेज आपको पता है मार्जिनल क्या होती है? टोटल यूनिट, टोटल कॉस्ट में एक यूनिट कम या ज्यादा यूज करने से जो चेंज आता है हाँ जी सर, वो ये जो मार्जिनल फ्यूचर कॉस्ट। कॉस्ट है इसको हम प्रीपेड कॉस्ट बोल सकते हैं? प्रीपेड तो हम एडवांस में पे कर देते हैं। प्री, प्री का मतलब पहले, पेड कर दिया। अब एक बात अच्छा। बताओ, आपका डेबिट कार्ड है, मतलब हाँ एटीएम जी। कार्ड है। हाँ जी। विच टाइप ऑफ कार्ड इज दिस? आपका जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है। डेबिट तो पता ही है मेरे को, डेबिट तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। हाँ। इट इज प्रीपेड और पोस्टपेड। पोस्ट पे। प्रीपेड सर। पंजाबी में बोले तो फिट्टे मुंह। आपका प्रीपेड है पैसा सर। ऑलरेडी पहले पड़ा होता है बैंक में, नहीं कि पड़ा होता? बड़ा होता है। तो फिर पोस्टपेड का प्रीपेड है मतलब होता है बाद में पे करना। सर पोस्टपेड में तो क्रेडिट कार्ड आ जाएगा ना, जो हम यो। बाद में पे करते हैं। ठीक है, हम कहीं और ट्रैक पकड़ गए। चलो जी, अगली कॉस्ट। मनप्रीत जी, आपको भी पंजाबी में बढ़िया वाले डायलॉग सुन के मजा आता है। और सर मैं वैष्णो हूँ 100%। हिस्टोरिकल कॉस्ट। जो बीत गई,
अब एक बात बताओ, एग्जाम्पल सर, इसकी एग्जाम्पल बोलो कोई। कोई भी, हाँ वही बताने जा रहा हूँ, मेरी बात सुनो। अकाउंट बनाते हैं, पीएल लिख लो जैसे। सर इसमें वो आएंगे क्या जिसमें हम एसेट्स को खरीदते टाइम जो पे करते हैं, जैसे लैंड वगैरह बिल्डिंग को, फिर बाद में उनकी बढ़ जाती है। मेरी बात सुनिए। आप अपना पीएल अकाउंट जैसे फॉर एग्जांपल बनाते हो, ठीक है। आप क्या करते हो कि मैंने रेंट दे दिया, मैंने सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, या फिर ऐसा होता है कि मैं रेंट दूंगा, मैं सैलरी दूंगा, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करूंगा। आप ये सारी चीजें पहले पे करते हो, आफ्टर दैट यू राइट डाउन इन योर अकाउंट्स। हाँ जी, गा तो फ्यूचर के लिए लगेगा। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप पहले इनको पे करके आते हो, देन लिखते हो। तो मतलब ये है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट जो हमने पे कर चुके हैं हम लोग। ओके सर। यहाँ पे दो बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए भी, जितने भी हम अकाउंट बनाते हैं उन अकाउंट में हम वही आइटम लिखते हैं जो हम क्या कर चुके होते हैं, ट्रांजैक्शन कर चुके होते हैं। तो ये फिर फ्यूचर कॉस्ट आउटस्टैंडिंग वाली आ जाएगी? हाँ। नहीं, आउटस्टैंडिंग भी नहीं आएगी। जो आउटस्टैंडिंग फ्यूचर भी नहीं में पे आएगी। करेंगे वो मतलब अकाउंट्स में ही नहीं आएगी। जो मेरी बात सुनिए, कुछ भी फ्यूचर नाम की कोई चीज नहीं होती। एक बात पता है आपको, आप लोगों ने टेंस पढ़े होंगे, हम लोग अंग्रेजी में थोड़ा सा घुस के देखते हैं कितने टाइप के टेंस होते हैं। तीन होते हैं, आगे चार चार होते हैं। फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। क्या कभी फ्यूचर में गए हो? नहीं। हम क्या कहते हैं कि नहीं, मैं फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है ना। आज रात मूवी देखने जाऊंगा, चलो मान लो, वैसे जाऊंगा नहीं, देखने गया या नहीं। मैं आज रात मूवी देखने जाऊंगा। जब मैं जाऊंगा वाला टाइम आ जाएगा, वो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। अगर हम वाइडली लेवल पर, पूरे वास्ट लेवल पर अंग्रेजी पढ़ते हैं तो फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता। ठीक है, हाँ हाँ जी। हम लोग 6 हो गया, 7वां नंबर। ठीक है, 7वें नंबर पे एक आती है बच्चे स्पेसिफिक कॉस्ट। हर सोर्स की अलग अलग कॉस्ट। जैसे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, तेरी What happened? ये मैंने गलत नहीं लिख दिया? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कहां से आ जाएगी? वही मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ। मैं भी लिख भी लिया, मैंने तो छापा भी मार लिया, छाप लिया सारा। कोई बात नहीं, काटना मत उसको। लिख हाँ कर जी, तो काट भी दिया। वो तेरी सच्ची में काट दिया? और सर होती है, क्यों नहीं होती? मनप्रीत जी, शिवानी, जो दवाई मैंने आपको बताई थी वो दवाई इनको बता देना। नहीं जी, नहीं 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 नहीं। ठीक है, मैं तो बीमार हूँ, ये सारे थोड़ी बीमार है। ना बीमार नहीं है, ये थोड़ा सा याददाश्त के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उस नहीं, दौरान किया गया कारनामा वो बंदा नहीं भूलता कभी भी। अरे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होती है, क्या हुआ अगर आपके अपने पास इसको रखे बैठे हो, कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्ट करते तो बेचारी कुछ तो कमा कर लाती घर पे।
रोजी रोटी तो सोच चलाती रही है थी अपनी। मैं भी सोच रही थी शायद ये तो होएगी। फिर तो हाँ। आपने कहा क्या कर दिया, मैं कि हाँ सर ने ठीक किया ये। नहीं, दोनों तरफ से सोचते हो। जैसे वो गुरु चेला वाली फोटो नहीं आती, ऊपर भी देखो तो भी बंदा, नीचे देखो तो भी बंदा। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वगैरह, ये क्या होगी, स्पेसिफिक कॉस्ट होगी। ठीक है, एक हमारी कॉस्ट आ जाएगी कंबाइंड कॉस्ट। कंबाइंड कॉस्ट का दूसरा नाम बताओ। जॉइंट कॉम्पोजिट, कंपोजिट। हाँ कॉम्पोजिट बढ़िया कॉस्ट word। होती है जो। कोई और? मिक्स्ड कॉस्ट, वेटेड एवरेज। ठीक है जी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सारे सोर्सेज की कॉस्ट जब हम मिलाकर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कंबाइंड कॉस्ट। ठीक है, क्या आपको ये 8 की 8 कॉस्ट पता लगी? हाँ जी, क्या Yes, आपको sir. ये 8 की 8 कॉस्ट पता लगी? सर चलो, ये थोड़ा सा डाउट इस पे है, किस पे? ये फ्यूचर कॉस्ट लिखते हैं फिर वो अपने अकाउंट्स में? अकाउंट में काय पे लिखी जाएगी, बताना एक बार। हाँ तो फिर ये क्या कैलकुलेट, क्या मतलब क्यों लिखवाते हैं फिर ये? अरे बस यही है कि जब फ्यूचर में खर्चा करेंगे, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड इन रेजिंग न्यू ठीक फंड्स, है नया एक्सपेक्टेड फंड कॉस्ट, रेज ठीक है करने में आपको जो खर्चा होने की प्रेडिक्शन है, ठीक है सर। दिस इज कॉल्ड। हाँ जी, अब उसके बाद हम लोग अगर स्पेसिफिक कॉस्ट पढ़ें, कॉस्ट ऑफ डेट। सबसे पहले तो डेट, भैया चलो, एक रिडीमेबल, एक इरिडीमेबल, दोनों का मीनिंग बता दो फटाफट। रिडीमेबल तो वो वाला हो गया जो कंपनी की लाइफ टाइम के अंदर अंदर ही, जैसे 5 साल 4 साल 10 साल, उसमें उसको पैसा वापस कर देंगे, कॉस्ट उसका डेट का, डिबेंचर का। रिडीमेबल मैंने मतलब कंपनी जब बंद होएगी, कंपनी का समापन होएगा, उसी वक्त ही उसके पैसा वापस होएगा, उससे पहले नहीं हो सकता। दैट इज इरिडीमेबल। इरिडीमेबल होता है जी ये वाला। हाँ वो इरिडीमेबल कि जब कंपनी का हाँ, समापन होएगा तभी वापस करेंगे, उससे पहले नहीं कर सकते। हाँ जी, मीनिंग सही बताया, परंतु थोड़ी सी आपकी जानकारी आगे बढ़ा दूं। सरकार ने क्या कह दिया कि 1997 से लेकर 20 साल का टाइम आपको दे दिया हर कंपनी को। ठीक है, कि 2017 के अंदर जितने भी इरिडीमेबल तरह के डिवेंचर इशू हुए हैं, वो सारे के सारे 2017 में रिडीम हो जाने चाहिए। उसके बाद इरिडीमेबल नाम का डिवेंचर नहीं इशू होगा। इसका एक टाइम पीरियड बांध दिया, 10 साल या 20 साल। ठीक है, अलग अलग कंपनी के केस में अलग अलग। ठीक है, अब इरिडीमेबल नाम के डिवेंचर नहीं होते। ठीक है, अगर अपना कॉस्ट इसकी निकालें तो भैया डिबेंचर पर हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट के बटा में लिखेंगे एनपी। एनपी का मतलब है नेट प्रोसीड। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला इसका निकालें, आई बटा एनपी इंटू 1 - टी। इट इज कॉल्ड बिफोर टैक्स, दिस इज कॉल्ड आफ्टर टैक्स। ठीक है, हाँ जी, सर ये कॉस्ट ऑफ डेप्ट का फॉर्मूला है? बिल्कुल है जी। केडी का एक फॉर्मूला और होता है, विच वी कॉल्ड आई इंटू 1 - टी रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बटा में नंबर ऑफ ईयर्स ओवरऑल बटा रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय में 2। ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है,
ये रिडीमेबल के केस में होता है ये वाला। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ डेट की कहानी पता लगी? लगी सर। यस सर। ओके ओके, चलो जी, फिर इसी तरह मिलती जुलती कहानी हम आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की सुना देते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मतलब केपी। केपी की कॉस्ट निकलती है बच्चों। अब प्रेफरेंस शेयर पर क्या पे करते हो? डिविडेंड। डिविडेंड के बट्टा में हम लिख देंगे भैया फेस वैल्यू माइनस इशू कॉस्ट इनटू में 100 ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो डिविडेंड बटा नेट प्रोसीड। ठीक है। एक फॉर्मूला और है केपी का, वो है डिविडेंड रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट बटा एन ओवरऑल रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बाय 2। What happened? ठीक है। डी डिविडेंड है, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है जी। हाँ जी, नोट डाउन कर लिया? हेलो, डन सर। यस सर कर। ओके जी। सर एक मिनट पीछे करना। एक मिनट सर, एक सवाल ही रहेगी। माइक बंद कर रखा था, ध्यान नहीं दिया। चलो ठीक है। ओके। हाँ जी, अब कौन बचा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर ये प्रेफरेंस वाला जो है ये तो है ना रिडीमेबल इरिडीमेबल, ये भी हाँ जी, कर दिया। आप सर रिकॉर्डिंग तो कर रहे हो ना आज की भी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी में भैया पहला आता है ईपी रेशो यानी कि अर्निंग प्राइस रेशो। अर्निंग प्राइस में होता है हमारा फॉर्मूला करंट ईपीएस बटा में करंट एमपीएस इंटू 100। ठीक है। एक होता है डीपी रेशो, डिविडेंड पे आउट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों डीपीएस बाय एमपीएस। एक होता है डीपी प्लस ग्रोथ रेट। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है पी
D1 by KE माइनस G, और अगर KE निकालनी है तो D1 by P0 प्लस G। अब यहां पर P0 का मतलब है करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। D1 का मतलब है पर शेयर डिविडेंड एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ ईयर 1, ठीक है। फिर आता है KE, रिस्क एडजस्ट रेट। एक सेकंड होल्ड करना जी। हेलो, हाँ जी जी सर। हाँ जी। KE होता है रिस्क एडजस्ट रेट, G होता है कांस्टेंट एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है जी। एक बची है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। हाँ जी, उतार लिया। हाँ जी। कोई रह गया हो? हाँ, सबका हो गया। हाँ जी, एक बच गई कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। मुझे अब आप लोग जो भी नोट्स बनाते हो ना, जब आपको नोट्स देता हूं उसके साथ कम से कम 2 पेज जरूर एक्स्ट्रा छोड़ा करो। भी कुछ भी आप मेरे को नया मिला तो मैं आपको लिखवाऊं तो आप लोग साथ के साथ उसके साथ अटैच कर सको, ठीक है। एक बात ध्यान में बस रख लेना, इसके बारे में, इसका फॉर्मूला मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वो नोट्स में से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जब कुछ भी ना कह रखा हो, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, तो KR इज इक्वल टू KE। मतलब हमें कुछ नहीं दे, कोई सवाल आ जाता है समटाइम, जब वहां पर KR नहीं दे रखी तो कौन सी लगा दोगे? KE लगा दोगे वहां पे। समझे बात? हाँ जी, हेलो। समझ हाँ जी ठीक है सर। समझ गई। वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
which is known as composite cost. Which is known as combined cost. ठीक है, कंपोजिट हो गया, कंबाइंड हो गया, ठीक है। और क्या नाम दे सकते हो भैया इसको? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हो। हाँ जी, क्या आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया? हाँ जी सर। कोई ऐसा हो जिसको समझ में ना आया हो? चलो सवाल आप लोगों से, एक सवाल तो बता दिया मैंने आप लोगों को। जब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो या कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग ना गिवन हो तो वो इट इज इक्वल टू के आर इक्वल टू के ई। ठीक है, अब दूसरी बात मेरे को ये बता दो, इन सब में से सबसे महंगी वाली सोर्स कौन सी है? सबसे सस्ती सोर्स कौन सी? इक्विटी महंगी है, डेट सस्ती है। हाँ जी बताओ फटाफट, शाबाश। सर इक्विटी महंगी है, इक्विटी। और सबसे सस्ती? डेट सर, डेट। दैट चलो चीपेस्ट होता है। ओके, ये तो अब इसके आगे का लॉजिक बताओ, ये क्यों महंगी है और ये क्यों सस्ती है? इक्विटी वाली जो है, जो बच गया सारा का सारा इक्विटी का, हाँ ठीक है। जी, जो बच गया सर सारा ये का जो सारा डेट इक्विटी होता का। है ना, हाँ जी, सर ये जो डेट होता है ना, हाँ जी, टैक्स की डिडक्शन होती है इसमें। इसमें डेट जो होता है वो चीप इसलिए है क्योंकि है तो ये फिक्स्ड हो गया हमारा। बट जो इक्विटी होती है, इक्विटी अगर हमारे पास ज्यादा आता जाएगा, हम जितना कमाएंगे उस पे हम टैक्सेबल इनकम होती है। इसका जो इंटरेस्ट रेट है या फिर इसके ऊपर पे किए दैट जाने इज वाले जो फिक्स्ड। इंटरेस्ट है, सर दो तीन रीजन है, एक रीजन नहीं है। एक तो टैक्स वाला रीजन हो गया, एक वो फिक्स्ड हाँ कॉस्ट है, वो फिक्स नहीं है ना। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देखो। अगर मान लो हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, ठीक है, हम रसगुल्ले की प्लेट लेके जाते हैं, वो 2 रसगुल्ले बिल्कुल, लेंगे, बाकी सारे अपने, हाँ, ठीक है। तो मतलब वाओ वाओ, जितना वेरी डेट नाइस का सर। थोड़ा प्रपोर्शन होता है, एक फिक्स्ड होता है, ठीक है, उतना दे के उनके काम खत्म, बाकी जो बच गया सारा का सारा अपना, तो दूसरा अगर टैक्स कोई डिडक्ट मेहमान होगा। हमारे जैसा सियाना हो, हाँ, जो आप लोगों को फिर हाँ जी ले लो जितना आपने लेना है, बाकी मेरा। नहीं, फिर हम मनप्रीत जी किचन से खा के चले जाएंगे ना अपनी स्टेट। हाँ मनप्रीत जी, जी फिर इक्विटी के लिए कौन सी मिठाई यूज करोगे? काजू वो कतली? पता है पहले ही अपना, पता है रसोई में से ना, किचन में से पहले ही अपना खा के चले जाएंगे फिर। अरे बट यहाँ तो कॉस्ट टेस्ट की ऑफ बात आ जाएगी ना, किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है, वो चीज आ जाएगी। इंटरेस्ट सर एक एग्जांपल दिया हम बस। पे करते हैं डेट के ऊपर, उसकी टैक्स डिडक्टेबिलिटी अवेलेबल होती है, इस वजह से डेट क्या है, चीपेस्ट सोर्स है। और और इक्विटी वाले दूसरा क्या उसकी होती फिक्स्ड है, कॉस्ट है। इक्विटी वाले के लिए जैसे डेट बढ़ेगा तो रिस्क फैक्टर बढ़ता है, तो इसके लिए वो हायर रिटर्न की डिमांड करते हैं। इस वजह से इक्विटी क्या है, ज्यादा रिस्की और ज्यादा महंगा सोर्स है। हाँ सर, वो 2-4 पॉइंट आ जाएंगे ना फिर। जैसे मान लो 8% डिबेंचर है, तो इसका मतलब 8% ही देना है, बाकी का उसका कोई फिक्स रेट नहीं है ना इक्विटी का, सारा ही उनका है। बाकी का नहीं भी बचता फिर भी उनका है, सारी प्लेट भी खा जाते हैं वो जो मेहमान है, फिर भी हमारा ही है। कुछ भी नहीं बचता फिर भी हमारा, सारा बचता है फिर भी हमारा, थोड़ा बचता है फिर भी हमारा। सही बात है। हम्म, कभी वो कभार थोड़ा तो सा बस। समोसे ज्यादा बच जाते हैं, कभी एक भी नहीं बचता। हाँ, तो फिर इक्विटी यही है ना सर, फिर इक्विटी। हाँ जी, आप लोगों को चैप्टर समझ में आया? जी सर।
ठीक है, अब कल आप लोग आदेश कर दीजिए कि क्या मेरे को नोट्स में से पढ़ाने की जरूरत रहेगी या आप लोग पढ़ के आओगे। एक बार पढ़ लेंगे सर। एक बार पढ़ना आज के दिन, ठीक है, कल दिन में पढ़ना, ठीक है, फिर मेरे को बताना, अगर जरूरत रही तो अपन नोट्स में से रिपीट करवा दूंगा, ठीक है, अदरवाइज हम लोग आगे चलेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, जितने भी आप लोग बैठे हो, क्या सभी ने वर्किंग कैपिटल कर रखा है? मेरे साथ किया था ना अभी रिसेंटली। हाँ जी, जो वर्किंग, आपने अपने साथ साथ सब कुछ लिया। आवाज कट रही है आपकी। मैं पूछ रहा हूं कि वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर हम सभी ने कर रखा है ना, जितने भी यहाँ बैठे हैं? हाँ जी, किया तो है। क्या किया उसको है। रिपीट करने की जरूरत है? रिसेंटली करवाया सर कि पहले करवाया था कभी जमाने में? नहीं, पहले कर कभी लेंगे का सर, रिपीट कर लेंगे उसको। पहले करवाया था, अभी नहीं करवाया। अरे जस्ट अभी पेपर के आने से पहले तो करवाया है यार, आप लोग भी ना। चलो लेट कोई मी नहीं, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी, अगली कहानी, श्लोक्स की रिवीजन किस किसने नहीं लगाई? नेहा, निकिता, लच्छो, मनप्रीत, प्रीति, शिवानी, भावना। श्लोक्स की रिवीजन किस किसने नहीं लगाई? लगाई है सर। सर कल वाली लगाई है क्लास सर। मेरी मिस हो गई है, मैंने उससे पहले वाली लगाई है। जी, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, प्लीज जो वो 2 कल वाली रूल्स क्लास, करवाए थे आपने वो वाले तो मेरे को, हाँ कोई जी, मैंने बात नहीं, देखनी है वो, मुझे टाइम नहीं मिला, आज मैं देख लूंगी। हाँ जरूर देख लीजिए उसको। हाँ जी मनप्रीत जी जी। श्योर श्योर। मनप्रीत जी। हाँ जी निकिता ने, हाँ आप लोगों ने? हाँ जी सर, कल दोनों देख ली सर, दोनों के रिवीजन किए मैंने। हाँ जी सर, निकिता जी रिवीजन किए हैं सर सर। आपने मुझे म्यूट कर दिया था। बिल्कुल कर दिया था जी, हमारा हक है। चलो जी फिर उठाओ कॉपी पेन। कितने सवाल किए थे? हाँ जी 6 आज सर किए थे। अरे 6 क्यों किए थे, 8 किए थे। अरे मतलब सर उनके आगे पार्ट थे ना 8 तक, चलो 6 में से आज 5 आपको 6 7 आज, 8 है। आज आपको टीचर बनाते हैं, रूल बता दूं। हाँ जी, रूल क्या था, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 था, ऑल को सम लिख सकते हैं, सम को ऑल, लिख सकते हो। मतलब 50 को 100 नहीं लिख सकते, 100 को 50 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक तड़कता भड़कता सवाल आ रहा है जो आप लोगों ने सभी ने बनाना है आराम से। क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूं बच्चों। चार स्टेटमेंट लिख रहा हूं, चार। पहली स्टेटमेंट है ऑल रेन्स आर वाटर। दूसरी लिख रहा हूं सम वाटर आर ब्लू। भैया तीसरी लिख रहा हूं नो ब्लू इज क्लाउड। सम क्लाउड्स आर नॉट स्काई।
ये 4 स्टेटमेंट हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, इन 4 स्टेटमेंट से बनने वाले जितने भी 100% ट्रू कंक्लूजन है वो बनाने हैं। थोड़ी सी सहायता मैं कर देता हूं। कुछ कंक्लूजन बनेंगे रेन और वाटर के बीच में, कुछ बनेंगे वाटर और ब्लू के बीच में, कुछ बनेंगे ब्लू और क्लाउड के बीच में, भैया कुछ बनेंगे क्लाउड और स्काई के बीच में। बनाइए फटाफट, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। फास्ट। हाँ जी, सुन गया सभी को? हाँ जी सर। बनाओ जी, फटाफट बनाओ। कितने कंक्लूजन बनेंगे और कौन कौन सी स्टेटमेंट से कितने कंक्लूजन बनेंगे, जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट। डन। ओके, कितने बने हैं? 6। हाँ जी, बाकी ने भी बना दिए। सर बना रहे हैं। बन गए 6। क्लाउड और स्काई के बीच में कितने रिलेशनशिप बने हैं, कितने कनेक्शन बने हैं, कंक्लूजन? क्या? क्लाउड और स्काई के बीच में कितने कंक्लूजन सही बने हैं ये बताओ। एक भी नहीं बना सर। ऐसे कैसे? बनता नहीं सर इसमें से। क्या सभी का नहीं बना? हाँ जी बोलो फटाफट। तेरी। सर 6 बन गए। चलो जी, ये लो। हाँ जी, सबसे पहला कंक्लूजन है ऑल रेन्स आर वाटर। उससे कंक्लूजन बनाएंगे हम लोग। उससे 2 कंक्लूजन बनेंगे। एक तो बनेगा सम रेन्स आर वाटर, दूसरा बनेगा सम वाटर आर रेन्स। दूसरी जो हमारी स्टेटमेंट है उससे बनेगा सम ब्लू आर वाटर। एक ही बनेगा। चौथा है नो ब्लू इज क्लाउड से बनेंगे 3। न्यू क्लाउड इज ब्लू, सम ब्लूज आर नॉट क्लाउड, Some blue are not cloud.
सम क्लाउड आर नॉट ब्लू। जी ठीक है, क्लाउड और स्काई के बीच में कोई भी कंक्लूजन नहीं बनता। ये 6 कंक्लूजन बनेंगे। किस किस के ये 6 सही नहीं है, अपने अपने कान पकड़ लो। ठीक है, 6 के 6। ठीक है, ठीक है। मनप्रीत जी, चलो जी। मेरे ठीक है हाँ सर। जी, अब बनाएंगे रिश्तेदारियां। स्टेटमेंट है पहली, ऑल डॉग्स आर कैट्स। दूसरी है ऑल कैट्स आर रैट्स। इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे। 4 कंक्लूजन है। फर्स्ट वन है ऑल डॉग आर रैट। सेकंड है ऑल रैट आर डॉग। थर्ड है सम डॉग आर रैट। चौथा है सम रैट आर डॉग। क्वेश्चन नंबर 11 है पहला कंक्लूजन है नो डॉग इज रैट, नो रैट इज डॉग। तीसरा सम डॉग आर नॉट रैट। सम रैट आर नॉट डॉग। हाँ जी, अब ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखो, सारे के सारे कंक्लूजन डॉग और रैट, डॉग और रैट, ठीक है। परंतु डॉग पहली स्टेटमेंट में है, रैट दूसरी स्टेटमेंट में है। तो क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन बनाने के लिए एक रूल अप्लाई होगा जिसको ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट वन इज मस्ट बी कॉमन टर्म। दूसरी बात, एटलीस्ट वन कॉमन वैल्यू should be 100। कम से कम एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तब जाके कनेक्शन बनेगा, अदरवाइज कनेक्शन नहीं बनेगा। दिस इज द रूल ऑफ द कनेक्शन। ये रूल है कनेक्शन बनाने का। अब अपा चेक करते हैं क्या ये रूल हमारे कनेक्शन पर फॉलो होते हैं। हाँ जी, देखो, डॉग की वैल्यू है बच्चों 100, कैट की 50, पॉजिटिव स्टेटमेंट, कैट की 100, रैट की 50। अब पहली चीज देखो भैया, कैट कैट कॉमन है। पहला रूल तो पास हो गया कि कॉमन टर्म होनी चाहिए। हाँ जी, कॉमन टर्म में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहां पर 100 है पड़ी वैल्यू, तो क्या रिश्तेदारी बन जाएगी? क्या यहां पर बिल्ली और चूहे का रिश्ता हो जाएगा? क्या यहाँ पर बिल्ली और बिल्कुल बन जाएगा जी। कैट से कैट का रिश्ता बन गया, ठीक है। तो अब जैसे बच गया वैसे पढ़ दो। क्या बच गया? ऐसे बच गया, ऑल डॉग्स आर
रैट। क्या पढ़ देंगे इसको? ऑल First सही हो डॉग्स गया फिर। आर रैट। सही हो गया। जी। रैट की वैल्यू 50 है, परंतु हमने इसको क्या बना दिया? 100, जो कि नहीं बना सकते। रॉन्ग हो जाएगा। डॉग 50, रैट 50, ये तो लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये भी easy। 50, ये भी 50, ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वन में हमने कहा है कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट जुड़ के बच्चों रिजल्ट भी पॉजिटिव देंगे। तो ये तो कोई नो नहीं follow हो रहा नो फिर। नो से जुड़े पड़े हैं, तो यहां तो कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। पहले सवाल में पहला, तीसरा, चौथा फॉलो, इसमें नन फॉलो। हाँ जी, क्या आपको रिश्तेदारी बनानी आई? हाँ जी, सर एक बार फिर से बता दो। दोबारा सुन लीजिए जी। अगर ऐसे दो स्टेटमेंट में कनेक्शन बनाना हो तो उनके बीच में एक कॉमन टर्म होनी चाहिए, और कम से कम एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब आप चेक करते हैं, डॉग और रैट का कनेक्शन बनाने के लिए कॉमन टर्म, हाँ जी रैट कॉमन है, और रैट दोनों, सॉरी कैट कॉमन है, दोनों में से एक की वैल्यू 100 भी है, ये देखो 100 लिखा पड़ा, तो कनेक्शन बन गया। कनेक्शन बनने के बाद जैसे बच गया वैसे पढ़ दो, ऑल डॉग्स आर रैट। सही हो गया। रैट की वैल्यू 50 है, हम उसको 100 नहीं बना सकते, तो नहीं बनेगा। सम वाले तो दोनों बन जाएंगे, कोई दिक्कत? नो सर। चलो जी, फिर आगे सवाल नंबर 12। पहली स्टेटमेंट, ऑल चेयर्स आर टेबल। दूसरी, ऑल चेयर्स आर डेस्क। ठीक है, कंक्लूजन क्या कहता है? सम टेबल आर डेस्क, सम डेस्क आर टेबल, तीसरा ऑल टेबल आर डेस्क, ऑल डेस्क आर टेबल, हाँ जी। अब ध्यान से सुनना, ऑल चेयर्स आर टेबल इज ए पॉजिटिव, ऑल चेयर्स आर डेस्क इज ए पॉजिटिव। सारे के सारे कनेक्शन है टेबल और डेस्क के बीच में, डेस्क और टेबल, टेबल और डेस्क, तो दोनों में कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के लिए कॉमन टर्म होनी चाहिए, कॉमन टर्म तो मिल गई चेयर, ठीक है, तो कम से कम एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहां पर तो दोनों की 100 है, तो कनेक्शन बन जाएगा। अब जैसा बच गया वैसे पढ़ दो। क्या बच गई? दोनों की वैल्यू 50-50 बच गई, तो क्या पढ़ते थे इसको? सम टेबल आर डेस्क। सम डेस्क का टेबल। सर क्या आगे आप 50 करेगा 50 और को बाकी 100 नहीं। बना सकते हो? नो, गलत। ये भी नहीं नोट गलत बना भी नहीं सकते। आएगा। बस फर्स्ट फर्स्ट टू सेकंड आएंगे। फॉलो। हाँ जी, रिश्तेदारी में मजा आने लगा। हाँ जी, चलो हाँ जी सर। एक सवाल और आगे। 13 नंबर, ऑल कैट्स आर रैट। ऑल वुमेन आर कैट। क्या ये सच्चाई है? हाँ जी,
आपको लगता है? एक्सपीरियंस नहीं है अभी। सर फिर मत ही बोलो, चुप ही रहो। हाँ जी, कंक्लूजन है ऑल वुमेन आर रैट, some women are rat. Third है some rat are women. चौथा है जी all rat are women. हाँ जी, all cats are rat positive. सारे के सारे कनेक्शन है वुमेन और रैट के बीच में। भैया वुमेन सेकंड में है, रैट पहले में है, कनेक्शन जरूरी है। ये 100, ये 50। कॉमन टर्म है कैट, दोनों में से एक की वैल्यू 100 है तो कनेक्शन बन जाएगा। अब जैसे बच गया वैसे पढ़ दो। क्या बच गया? ऑल वुमेन आर रैट्स। ठीक है। ठीक है, तो ऑल वुमेन आर रैट है तो सम वुमेन आर आल्सो रैट, हो रहा है। सम रैट आर आल्सो वुमेन। पर रैट Fourth की वैल्यू Third, बेचारे की 50 है तो उसको 100 नहीं fourth बना नहीं आ रहा है। सकते। बन गई बात। चलो आपके लिए क्वेश्चन आ गया, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 14 लिखेंगे। All buses are trains. सेकंड है all cars are trains. पहला कंक्लूजन है all bus are car. दूसरा है some bus are car. तीसरा है all car are bus. चौथा है some car are train. बनाओ इसको फटाफट, शाबाश। सर फोर्थ फॉलो ओनली। हाँ जी बनाओ, बाकी ये सभी बनाओ। सही है गलत है? सही है शिवानी जी। फोर्थ ही फॉलो होएगा सिर्फ। क्योंकि बस और कार में तो वही नहीं बन रहा कनेक्शन, ट्रेन 50-50 हो गए। 100 वैल्यू ही नहीं है किसी के ऊपर, ये तो मैच और नहीं ये कर लास्ट रहा वाला भी इसलिए फॉलो कर रहा है क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट में से बन रहा है। ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक आपने पहले लाई है ना क्लास इसकी सेलिज्म की। हाँ जी मैम, मैंने देखा, पहले किया था ये। हाँ जी, सभी का बन गया। यस। हाय राम, सभी ने फोर्थ फॉलो करके कर दी गलती। पता नहीं, मुझे तो, मेरे को तो फोर्थ लगा तो मैंने कर दिया। हाँ जी, क्या सभी ने कर दी गलती ये वाली? यस सर। या कोई और भी ऐसा भी है जिसने कोई और फॉलो करवाया हो जो सही हो? या तो कोई भी नहीं फॉलो करेगा या सिर्फ फोर्थ करेगा। जल्दी बोलो यार, कमाल करते हो आप लोग। ये सर ये आपके बीच में ये आ गया। फोर्थ फॉलो करेगा जी, फोर्थ फॉलो करेगा सर, ऐसे ही कह रहे हैं। फोर्थ मैंने बोल दिया, या तो
कोई भी नहीं, या फिर 4th बस, बाकी ना बता ना दिया। फोर्थ पक्का, सर पक्का फॉलो करेगा, कोई बात नहीं। मनप्रीत जी सर ने डाउट डाल बताओ, दिया। क्या चारों गलत हैं या कोई और सही है? बसेस कार, ये तो बनता ही नहीं है। मनप्रीत जी हाँ जी सर। बताओ, क्या आंसर है आपका? सर यही है, 4th ही है। नकल नहीं मारनी, नहीं मारी सर, पक्की बात है? जमा पक्की सर। तो कोई और भी तो फॉलो कर रहा है, आपने ये कैसे कह दिया अकेले ने? ध्यान से नहीं किया आपने क्वेश्चन? नहीं सर, बस कार है सारा ना, बाकी बस कार बस कार बस कार है या कार बस है, तो वो ट्रेन तो ट्रेन दोनों 50 हो गए। अच्छा, तो लास्ट ट्रेन से वाला ट्रेन का कार कनेक्शन, मेरी बात सुनो, ट्रेन से ट्रेन का कनेक्शन बन गया? नहीं बन नहीं तो बना वो सर, 100 कैसे वाली बनेगा? वो तो अपनी वैल्यू जगह ही नहीं है उसकी 100 100, वाली फोन वो तो नहीं चाहिए। बनेगा। सियाने हो गए सारे, 150 है ना, दोनों 50-50 है, तो कैसे? सारे सियाने हो गए। मैंने पहले ही कहा था, कुछ कह लो। बेटा पहले कर रखा है, जो ना कर रखा होता तो फिर मैं पूछता। हाँ, जितने सियाने बनते तो चलो उतने सर, सियाने कौन एटलीस्ट लिखे? दिमाग में तो है, पहले का किया है, हाँ, दिमाग में तो है कि क्या करना है। ये को भी, और क्या। हाँ जी, यहाँ तक की कहानी समझ में आई आपको? यस सर। ओके जी, चलो जी, फिर अब 2 सवाल आपको होमवर्क के लिए देते हैं, चलो। अरे एक बात पहले सुन लो, किसी ने करके ग्रुप में नहीं डालना, पहले वाला डाल देते करके, उसके बाद सारे चेपड़ा मार के, चलो जी। सवाल नंबर 15, मैं पर्सनली सेंड करती हूँ। स्टेटमेंट फर्स्ट। क्या क्या कह रहे हो? पर्सनली सेंड कर All दी। cars are buses. Second, all trains are car. ठीक है, इससे बनने वाले जितने भी 100% ट्रू कंक्लूजन है वो आपको बनाने हैं। सेम ऐसा 16 में करना है। मतलब इसके कंक्लूजन बनाने हैं सर खुद, जितने भी बनते हैं? बिल्कुल जी, बना बिल्कुल। के ना मेरे नंबर पे सेंड कर देना। अरे वैसे ना बुरा मत मानना, मैं सेंड तो कर दूंगी, पर एक बार आप खुद भी ट्राई करना, सच में खुद भी एक बार ट्राई करके देखना। ऑल वाटर आर क्लाउड्स, चिंता मत करिए, आपका सेंटर एक ही भरवाऊंगा मैं। सम वाटर आर ब्लू। कोई फायदा नहीं होता सर साथ बैठ के भी। पता है मेरे को, मैं मनप्रीत का पेपर दे देगी ना भावना। इन दोनों सवालों देखने में भी से नहीं देते एक जितने दूसरे भी, की तरफ वो। पता है मेरे को जी, मेरे से पता एक्सपीरियंस नेट देने में किसको है। 100% ट्रू कंक्लूजन। जितने भी 100% ट्रू कंक्लूजन बनते हैं दोनों सवालों में अपने बना के आने हैं, चाहे वो कनेक्शन से हो चाहे वो बिना कनेक्शन के हो। ठीक है, आपने बना के आने हैं। जी हाँ सर। जी, आज की कहानी में किसी को कोई डाउट हो? नहीं सर। नो ठीक डाउट है, सर, क्लियर है बस सब। ऐसे ही लगातार क्लासेस लगाते जाइए। ठीक है, देखो मजाक मजाक में भी हमने एफएम के 7 चैप्टर कर दिए, 6 से 7। ठीक है, और बैंकिंग के 4 चैप्टर कर रखे हैं। सर बैंकिंग का भी थोड़ा दोबारा करवा दोगे, थोड़ा थोड़ा? मैडम जी फिर आप करेंगे क्या, पता यहीं घूमते रहेंगे? अरे नहीं, ऐसे तो थोड़ा एंडिंग में करवा देना, मतलब। हाँ, वो बाद में टाइम देख लेंगे, रिवीजन लगाने की कोशिश करने की। पता क्या बात है, मेरी आदत ये है नहीं कि मैं आपको ऊपर ऊपर का उड़ा के करवाऊं। जब तक अच्छे से दोबारा ना करवाऊं फिर मेरे को मजा नहीं आता।
वही है ना, थोड़ा बहुत मतलब जैसे थर्ड चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से हुआ था, आरबीआई वाला, सेकंड भी अच्छा हुआ, फर्स्ट भी हुआ था। कोई बात ये नहीं, थोड़ा चिंता मत करिए, मैं इनसे रिलेटेड जो नया मिलेगा वो और लिखवाऊंगा, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम प्रैक्टिस इसकी लगा देंगे दोबारा, ठीक है, बट बाद में। बस सेकंड और फोर्थ चैप्टर में थोड़ी प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए भैया।